हे गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षा एवं शालेय संस्कृति के बारे में। पहले मैं बता दूं कि यह है क्या। यह एक पेपर होता है जो डीएलएड सेकेंड ईयर में एग्ज़ाम लिया जाता है। तो हर एक डेट पर अलग अलग एग्ज़ाम होती है। करीबन 10 एग्ज़ाम आपको देने होते हैं। करीबन 10 एग्ज़ाम आपको जो है डीएलएड सेकेंड ईयर में देने होंगे। तो इस वीडियो का यही मतलब है कि हर एक सब्जेक्ट या फिर हर एक पेपर का जो हम लोग जो कंटेंट है या फिर पॉइंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्योंकि झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़ इधर से बहुत सारे लड़के हैं जो डीएलएड का एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं अदर स्टेट में, हरियाणा हो, राजस्थान हो या एमपी हो, यहाँ पे जाते हैं एग्ज़ाम देने। तो उन लोगों को पता नहीं होता है कि पढ़ना क्या है या फिर क्या देना है एग्ज़ाम में या क्या पूछा जाएगा। तो ऐसा कोई क्लास नहीं है जो आपको इस सब चीज़ों के बारे में बताएगा। हम इस क्लास में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे और आप तक ये चीज़ हम पहुंचाएंगे ताकि आपको आसानी हो वहाँ पे जाके एग्ज़ाम देने में। आप सिर्फ वीडियो देखकर आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं और मोटे मोटे तौर पे आप यदि लिख सकते हैं, एक अच्छा लिखने का आपको शैली होगा आपके अंदर, तो आप आराम से एग्ज़ाम पास कर जाइएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जा सकते हैं, और नहीं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो शिक्षा एवं शिक्षक के प्रति दृष्टिकोण को जो है पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें कुछ टॉपिक है दोस्तों, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन के शिक्षण विधियों के नाम लिखिए। दूसरा टॉपिक है कि रविंद्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय पर टिप्पणी लिखिए। तीसरा है महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का अर्थ बताइए। तो इन तीनों क्वेश्चन को आज हम लोग देखेंगे और ऐसे ही आपको अगला सीरीज भी मिलेगा। तो यदि आपको ये सीरीज अच्छा लगता है तो आप इसको ज़रूर देखें और पूरा देखें। उसके बाद हमको कमेंट करके बताएं कि क्या आपको इसका अगला सीरीज चाहिए। यदि आपको अगला सीरीज चाहिए तो मैं उस पर जल्दी ही वीडियो लाऊंगा। तो इसका आंसर देखते हैं दोस्तों कि पहला क्वेश्चन का आंसर जो है दोस्तों कि टैगोर के शिक्षा दर्शन के शिक्षण विधियों का नाम क्या क्या है, इन्होंने कौन कौन सी विधियाँ बताई है। तो रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन की शिक्षण विधियाँ जो है दोस्तों वो निम्न प्रकार की हैं। कैसा है? भ्रमण के समय पढ़ना। कहने का मतलब या तात्पर्य यही है कि जब आप कहीं जा रहे होते हैं, कहीं आप खुशमिजाजी रूप में कहीं भ्रमण कर रहे होते हैं या अपने बच्चे को टहला रहे होते हैं, तो उस बीच में उसको कुछ सिखाइए। क्योंकि वो वातावरण जो होता है वो बच्चों के लिए अनुकूल होता है, प्रतिकूल नहीं होता है, अनुकूल होता है। वो उसमें सीखना और सीखने के लिए उसमें सबसे ज़्यादा माइंड और सबसे ज़्यादा वो ग्रहणशीलता का समय होता है। तो इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन में एक ये पॉइंट भी है, भ्रमण के समय पढ़ना। दूसरा देखते हैं वाद विवाद और प्रश्न उत्तर विधि। आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप डीएलएड कर रहे हैं या फिर कोई भी टीचर ट्रेनिंग कर रहे हैं, यहाँ तक कि बीएड के विद्यार्थी भी यदि इसको देख रहे होंगे तो मैं सबके लिए कह रहा हूँ कि आप लोग यदि पढ़ रहे हैं या फिर डीएड आप लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? बच्चे को पढ़ाने के लिए। अब आपको कैसा बच्चा पढ़ाना है, तो इसमें जैसे कि लिखा हुआ है कि वाद विवाद एवं प्रश्नोत्तर। तो वाद विवाद क्या होता है कि आप बच्चे को पढ़ा रहे होंगे कुछ और पढ़ाते पढ़ाते आप किसी से कुछ क्वेश्चन कर लिए या फिर उससे वाद विवाद करना चालू किए। कि जैसे हम पढ़ा रहे थे वायुमंडल, तो वायुमंडल में क्या है नहीं है ये सबको बताने के बाद या पहले हम बच्चों से ये डिस्कस कर सकते हैं कि बच्चे ये बताओ कि आखिर वायुमंडल है क्या, हवा क्या है। तो क्या है ना कि बच्चे अपने माइंड पे जोर डालेंगे, वो अपने स्तर से उसको बताएंगे। वो बताने के बाद हर एक बच्चे से आप पूछ लेने के बाद आप उसको और ब्रीफ और अच्छे से उसको व्याख्या करके आप उसको बताएं। तो इससे क्या होगा कि बच्चा जो है वो अच्छे से समझ पाएगा, वो अच्छे से उसको जान पाएगा। फिर है क्रिया विधि। इस विधि में क्या करना है कि बच्चों को रविंद्रनाथ टैगोर ने यही कहा है शिक्षकों को कि जब क्रिया विधि जब आती है तो बच्चे को कार्य देना चाहिए, बच्चे को होमवर्क देना,
उसके अनुसार जो वह कर सके वैसा कार्य उनको सौंपना, फिजिकल हो या कोई मानसिक हो या फिर शारीरिक हो, ऐसे कार्य उसको सौंपना। फिर है खेल द्वारा शिक्षण। खेल द्वारा शिक्षण आखिर आप बताइए कि आप कैसे इसको लिखिएगा कि खेल द्वारा शिक्षण हम क्या है। खेल द्वारा यही शिक्षण होता है दोस्तों कि खेल जब आप खेल रहे होते हैं या खेल का या एक होता है कि प्ले पीरियड होता है स्कूल में, जब ये घंटी चलती है तो बच्चे को क्लास से निकाल कर कहीं ले जाया जाता है ग्राउंड में, वहाँ पे खेल कूद कराया जाता है। तो क्या होता है ना कि इसमें संवेगात्मक और बहुत सारी क्रियाएं, मानसिक क्रिया, शारीरिक क्रिया, आपस में वातावरणीय क्रिया, सारे जो होते हैं मिक्स होते हैं। तो इसलिए खेल द्वारा शिक्षण भी है। और है दूसरा मातृभाषा द्वारा शिक्षण। दूसरी बात, रविन्द्रनाथ टैगोर का यही कहना था कि जब हम अपने देश में बच्चे को पढ़ा रहे हो तो गौर ये रखना चाहिए कि बच्चा अपनी भाषा में, अपनी मातृभाषा में उसको सीखे। नहीं तो आजकल का जो भारत में चलन चल गया है दोस्तों कि आप इंग्लिश नहीं जानते हैं तो आप एसएससी का फॉर्म डाल के उसमें आप पास नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश उसमें बहुत ज़्यादा भास्ट है, उसमें इंग्लिश पूछी जाती है और एक प्रायोरिटी दी जाती है कि इंग्लिश ही आखिर क्यों हम लोग के लिए इंग्लिश इतना ज़रूरी क्यों बन गया। तो यदि आपको अब जैसे कि ये तो एक जाहिर सी बात है कि हर कोई इंग्लिश का मतलब मोहताज बनते जा रहा है, तो आखिर हम लोग के लिए ये इतना इंग्लिश ज़रूरी क्यों हो गया, स्टूडेंट इतना क्यों इंग्लिश मीडियम में अब पढ़ने लगे, या फिर और भी आप बड़े बड़े एग्ज़ाम दे रहे होंगे, कोई स्टूडेंट होंगे जो इसमें सिविल का एग्ज़ाम देना चाह रहे होंगे, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आप इंग्लिश में क्यों दे रहे हो, आपको क्या ज़रूरी है इंग्लिश में, आप हिंदी में भी दे सकते हो। तो यदि आपको इस पर लेक्चर चाहिए या आप इसको मैं अच्छे से यहाँ पर तो बता नहीं पाऊँगा क्योंकि ये तो अलग क्लास है। यदि आपको इस पे जानना है तो आप हमें कमेंट करें और तो मैं इस पे भी एक वीडियो आपको अवेलेबल करा दूँगा, इसमें सारा चीज़ आपको बता दूँगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्वानुभव होता है, खुद से अनुभव करके सीखना या शिक्षण करना। खुद से किताब पढ़ने दीजिए, एक बार में नहीं सीखे समझ में आएगा, दूसरे बार में नहीं समझ में आएगा, तीसरे बार में नहीं समझ में आएगा, लेकिन वो समझेगा। उस बुक को जब समझना चालू कर देगा तो वैसे 1000 बुक को वो समझकर पढ़ना शुरू कर देगा और बच्चा जो है वो अपनी शिक्षण पद्धति में बहुत ही आगे, या शिक्षा में जो है बहुत ही आगे निकल जाएगा, निपुण हो जाएगा। दूसरा देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन कि रविन्द्रनाथ टैगोर के विश्व भारती विश्वविद्यालय पर टिप्पणी। आपने यदि हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आप उसमें पढ़े होंगे कि इसका संस्थापक जो था दोस्तों वो रविन्द्रनाथ टैगोर थे मूल रूप से। तो टैगोर ने प्रकृति के सुमरे वातावरण में कलकत्ता के समीप एक विश्वविद्यालय खोला या फिर स्थापना किया। उसका नाम था, क्या नाम था, भारतीय विश्वविद्यालय जो है वही इसका नाम था। तो इसको जो है दोस्तों शांति निकेतन के माध्यम से टैगोर ने अपने विचारों के अनुरूप शिक्षा के उद्देश्य को मूर्त रूप से देने का प्रयास किया है। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि पहले टॉपिक में यहाँ दिया हुआ कि किस किस रूप में या किस किस विधि में है, उसको यहाँ देने का प्रयास किया। सुखद प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्रतापूर्वक शिक्षण गतिविधियों के संचालन हेतु विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। कहने का तात्पर्य यहाँ पर भी यही है कि खुला व्यापार, मतलब खुला व्यापार नहीं, प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से सीखना। स्वतंत्र रूप से सीखना मतलब जो आप सीख रहे हैं उस पर सबसे ज़्यादा बल देना। ये नहीं कि मैं क्या आपको सिखा रहा हूँ इस पे ज़्यादा बल नहीं देना के बजाय आप क्या सीखना चाह रहे हैं उस पे बल देना, यही इनका कहना था। क्रियाओं एवं पाठ्योत्तर कार्यों के सामान्य औपचारिक संस्था की परंपराओं को हटाकर खुले वातावरण में संपन्न करने का आयोजन किया गया। कला, विज्ञान, प्रकृति विज्ञान, साहित्य, जीवन दर्शन, संगीत, नृत्य एवं चित्रकला आदि ललित कलाओं के अध्यापन की विश्व भारती विश्वविद्यालय में व्यवस्था की गई। इन सभी चीज़ों पर भी वहाँ पर एक अलग से व्यवस्था की गई थी ताकि यदि कोई बच्चा है जो कि इन सभी चीज़ों पर अपना शिक्षा को अर्जित करना चाहता है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है कि कला है, विज्ञान है, प्राकृतिक विज्ञान है, साहित्य है, जीवन दर्शन है, संगीत है, नृत्य है, चित्रकला है या फिर ललित कला है,
इन सभी पर यदि करना चाहे तो उन पर भी कर सकते हैं। इसके लिए भारतीय विश्वविद्यालय में एक अलग सी व्यवस्था की गई थी। साथ ही साथ राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना के सुंदर संगम के रूप में इसका विकास किया गया। यहीं पर दोस्तों आपको एक ये चीज़ देखने को मिल जाएगा कि हम लोग का जो मदर टंग होता है, मदर टंग और इंग्लिश, ये दोनों आपस में कोलैबोरेट करती हैं। कहाँ पर? यहीं पर करती है। तो आप जैसे कि यहाँ पे देखोगे कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय दोनों को एक संगम हुआ है, या फिर कह सकते हैं एक सुंदर संगम के रूप में इस विद्यालय में उसको विकास किया गया, जो आज भी हमारी संस्कृति और विरासत के रूप में विद्यमान है। अभी भी यह कलकत्ता में ही है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, तथा शिक्षा के क्षेत्र में यह दिशा दर्शन अभी भी करता आ रहा है विद्यार्थियों को। तो एक ये ब्रीफ आइडिया हो गया इस क्वेश्चन का। मतलब हम कहें तो हमारा 2 क्वेश्चन अभी तक क्लियर हो चुका है। अब आते हैं महात्मा गांधी के अनुसार बुनियादी शिक्षा का अर्थ, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कि बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या है, नहीं है। तो बुनियादी शिक्षा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बेसिक मतलब बुनियादी शिक्षा मतलब बेसिक शिक्षा। तो शिक्षा का तात्पर्य शिक्षा की उस प्रणाली से है जिसमें भिन्न प्रकार के हस्तशिल्प या प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु बालकों को का शरीर जो है शारीरिक, मानसिक एवं नैतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक विकास करना और शिक्षा को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि गांधी जी का यही कहना था कि आप कितना भी पढ़ें, कुछ भी करें, लेकिन एक प्रशिक्षण के मतलब द्वारा आप उस चीज़ को में अपना काम भी करें। आप पढ़ रहे हैं तो किसी को पढ़ाने का भी काम करें, या फिर आत्मनिर्भर शिक्षा को बनाएं। आपको ऐसा ना लगे कि ना अब मुझे जो है एक बृहद सोच में आप देखें कि शिक्षा जो है जो यहाँ पर नहीं होता वो हम लोग फ़ॉरेन जाकर करते हैं, या फिर यहाँ के स्टूडेंट निकल कर और फ़ॉरेन में जाते हैं, इंडिया से निकलते हैं और बाहरी देश में वो जाके पढ़ते हैं, क्योंकि कुछ पढ़ाइयाँ जो है दोस्तों वो यहाँ पे नहीं हो पाती है ना। तो इस चीज़ को आत्मनिर्भरता में लाना था और यहीं पर उसको पढ़ाना था। गांधी जी के शब्दों में वास्तविक शिक्षा किसी मूल उद्योग, बुनियादी दस्तकारी के आधार पर दी जानी चाहिए। इसमें ये कहना चाहते हैं कि मूल उद्योग मतलब आप जिस क्षेत्र में हो उस पर खुद भी काम करो और शिक्षा का ग्रहण करो, ठीक है ना। ये उनका कहना था। यह मूल उद्देश्य पाठ्यक्रम का केंद्र बने, अर्थात अन्य पाठ्यक्रम विषय इस उद्योग से संबंधित करके पढ़ाया जाए। आपको टेक्निकल हैंड जो हम लोग कहते हैं, एक अभी का एक चलन हो गया। आप डीएलएड कर रहे हैं तो आपको, आप जब पूछेंगे, आपसे कोई पूछेगा कि आप क्या कौन से क्लास में हो, या फिर कितने दूर तक पढ़े हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, तो आप यही बोलिएगा कि मैं ग्रेजुएट हूँ या फिर मैं इंटर पास हूँ। तो वो व्यक्ति आपसे पूछेगा कि और कुछ साइड से कुछ है आपका, कुछ डिग्री है क्या, तो आप ज़रूर बोलोगे कि हाँ मैंने कंप्यूटर सीखा है, या फिर आप लोग बोलोगे नहीं मैंने टीचर ट्रेनिंग किया हुआ है। तो इन सब चीज़ों को कोरिलेट करके आप समझना शुरू करें। तो ये सब क्वेश्चन जो है दोस्तों, ये सब बेसिक क्वेश्चन है। ये सारे चीज़ों को लिखने के लिए जो है आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझ चाहिए, बाकी सारा आंसर आप धड़ाधड़ लिख के चले आओगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसकी कुछ प्रमुख बातें हैं दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी होगी, यहाँ विश्व लिखा गया है तो आप इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ठीक है ना। पहला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। ये अभी भी है दोस्तों। कितने से कितने वर्ष के लिए है? तो 14 वर्ष तक के बालकों के लिए है निःशुल्क शिक्षा, ठीक है ना। हस्तलिपि द्वारा शिक्षा है, हस्तशिल्प द्वारा शिक्षा है। मतलब आप यदि किसी टेक्निकल हैंड में हैं, आपको कुछ आता है तो आपको उसमें शिक्षा दी जाए। आत्मनिर्भरता है तो शिक्षा कि आप पढ़े लिखे, तो ऐसा ना हो कि पढ़ लिख के आप दूसरे पर आश्रित हो जाए, एक लेटर नहीं आपको लिखने आता हो, तो ऐसा शिक्षा ने अपने खुद से काम करना सीखें। मातृभाषा के माध्यम से शिक्षा, गांधी जी का ये कहना था कि अपना जो मातृभाषा है उसको पकड़ के शिक्षा करो, क्योंकि सभी देश अपने अपने मातृभाषा में पढ़ाते हैं, कोई भी इंग्लिश को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। जैसे कि इंग्लिश एक हम लोग के यहाँ, इंग्लिश तो खैर है ही प्रायोरिटी में, लेकिन अपने देश के अंदर जो है शिक्षा आप अपने स्तर से कर सकते हैं, अपनी भाषा में कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे देश हैं दोस्तों जो कि
अपने भाषा में शिक्षा कराते हैं और शिक्षा प्रदान शिक्षण पद्धति को आगे बढ़ाते हैं, भले ही उसको बाद में इंग्लिश की ज़रूरत, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है दोस्तों, है ना। आप जैसे हिंदी आप सीखते हो, आप हिंदी बोलना जानते हो, एक अनपढ़ आदमी भी हिंदी बोल सकता है बहुत ही फर्राटेदार, क्योंकि वो जन्म से ही हिंदी को बोलते आ रहा है और वो उसमें निपुण हो चुका है। वो हिंदी बोलने से पहले वो व्याकरण नहीं सीखा था। क्या ऐसा होता है क्या कि मैं हिंदी बोलना चाहूँ तो आपको पहले बैठा के व्याकरण समझाया जाए? ऐसा नहीं होता। आप पहले से हिंदी सीख चुके हो तो बाद में आप व्याकरण पढ़ते हो। तो इन सभी चीज़ों पर भी अलग अलग वीडियो आएंगे आपके लिए समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा देखते हैं, मूल्यांकन का आधार, बालकों का सक्रिय कार्य। मूल्यांकन का हमेशा एक आधार होना चाहिए कि मैंने कितना ये किया वो किया, मतलब किस स्तर से मेरा मूल्यांकन किया जाए, या फिर सक्रिय कार्य का है तो आप को हमेशा कितना सक्रिय रखा जा सकता है, मतलब बच्चों को कितना सक्रिय रखा जा सकता है। वातावरण द्वारा शिक्षा को प्रदान करना। तो वातावरण जो है दोस्तों, आप अपने वातावरण से कैसे शिक्षा को प्रदान करते हैं, इस चीज़ पर जोर देना। शारीरिक श्रम की प्रतिष्ठा, आप यदि किसी तरह से काम कर रहे हो या कहीं पर आप परिश्रम कर रहे हो तो उसकी प्रतिष्ठा के साथ आपको शिक्षा देना। नागरिकता की शिक्षा, आप अपने देश में हैं इस बात की शिक्षा देना। नागरिक क्या होता है नहीं होता इस पर शिक्षा देना। अहिंसा के सिद्धांत पर बल, मारपीट नहीं करना। आजकल शिक्षा की कमी हो गई, इसीलिए बच्चे नहीं, हम कह सकते हैं युवा लोग मारपीट पे ज़्यादा उतर जाते हैं। हाँ, ठीक है ना, तो इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है, जस्ट जोकिंग। आगे बढ़ते हैं, समन्वय के सिद्धांत पर बल। समन्वय के सिद्धांत पर बल दोस्तों, समन्वय ये आपको समझने के लिए अगला क्लास आपको देखना पड़ेगा, या फिर मैं समन्वय के सिद्धांत पर एक मैं लेक्चर ले आऊँगा, क्योंकि यह एक बृहद टॉपिक हो जाता है। समन्वय क्या होता है दोस्तों, मैं बता ही दूँ थोड़ा सा, कि आपस में मेल जुल करके चलना, यही होता है समन्वय। तो इसी के सिद्धांत पर बल देकर शिक्षा को आगे बढ़ाना। यदि आपको यह लेक्चर अच्छा लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, और इसका PDF चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में या इस लिंक पर जाकर आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल। और आप हमें कमेंट करके बोलें कि अगला क्लास चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बोलें कि हाँ सर इसका पार्ट 2 भी चाहिए, इसका हर एक पॉइंट मुझे क्लियर चाहिए, तो मैं आपके लिए सारे सीरीज को एक लाइन से आपको दे दूंगा, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।